नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 एंड 28 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज जो हम कवर करेंगे वो होने वाला है एक्सरसाइज वरुणा 2021 के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट। फिर हम डिस्कस करेंगे आर्मेनियन जीनोसाइड के बारे में, क्या था ये पूरा मैटर, काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे इसे। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के बारे में, ऑलराइट। फिर हम डिस्कस करेंगे महावीर जयंती के बारे में, और आज का लास्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट वेज एंड मीन एडवांस के बारे में होगा। ओके, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। शुरुआत करते हैं पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, जो कि रिलेटेड है एक्सरसाइज वरुणा 2021 से। क्या कंटेस्ट है, देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये किस किस के बीच में कंडक्ट की जाती है। सबसे पहले तो इंडिया और फ्रांस की जो नेवी है उनके बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है। तो इस ईयर की 2021 की जो एक्सरसाइज है इसे कंडक्ट कराया जाना है, 19th एडिशन होगा। कहां पर कंडक्ट कराई जाएगी, तो अरेबियन सी में इसे कंडक्ट कराया जाएगा, ऑलराइट। इसके पहले कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया था कि फ्रांस के द्वारा एक एक्सरसाइज को होस्ट किया गया था जिसका क्या नाम था, ला पेरूस। ओके, ला पेरूस के बारे में हमने डिस्कस किया था। फ्रांस ने इस एक्सरसाइज को होस्ट किया था और इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, उसके साथ साथ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ओके, क्वाड के मेंबर्स ने और फ्रांस ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो वरुणा 2021 हुई है इसके बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडिया और फ्रांस के बीच में जो नेवल एक्सरसाइजेज हैं वो 1993 से ही कंडक्ट कराई जा रही हैं, ओके। लेकिन पहले इनका कोई नाम नहीं दिया जाता था, नॉमेनक्लेचर वगैरह नहीं था। फर्स्ट टाइम वरुणा का जो नाम है वो हमें देखने को मिलता है 2001 में। फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज को वरुणा नाम दिया गया। क्या मैटर है, क्यों कंडक्ट कराई जाती है एक्सरसाइज? तो देखिए सारी एक्सरसाइजेस के ना कॉमन ग्राउंड होते हैं ना, कॉमन इश्यूज होते हैं। पार्टनर नेवीज, ठीक है, शेयर कर सके हम हमारी वैल्यूज को, इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ सीज एंड कमिटमेंट टू एन ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, ऑलराइट, ठीक है। इस बार एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि एक्सरसाइज वरुणा में जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई भी पार्टिसिपेट करने वाला है, ओके। बाकी आगे के पॉइंट उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए फ्रांस क्या कर रहा है, एक बहुत वाइड व्यू लेकर चल रहा है। वो क्या चाहता है, जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है यहां पर अपने डोमिनेंस को इंक्रीज किया जाए और स्टेबिलिटी को बनाए रखा जाए, ठीक है। फ्रांस की कुछ ओवरसीज टेरिटरीज भी है इंडियन ओशियंस में, उन टेरिटरीज की भी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहता है। तो इसको लेकर वो एक पूरा का पूरा इनिशिएटिव चला रहा है जिसका क्या नाम है, क्लेमेंक्यू 21 हम बोल सकते हैं इसे, ओके। तो यहां पर ये जो ईस्टर्न मेडिटेरियन सी, गल्फ एंड इंडियन ओशन वाला रीजन है वहां पर वो एक्सरसाइजेस कंडक्ट करा रहा है। ला पेरूस भी उसी एक्सरसाइज का पार्ट था और वरुणा जो है ये भी इसी एक्सरसाइज का एक पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया और फ्रांस के बीच में कुछ और एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट कराई जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गरुणा। गरुणा एयर एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली। डेजर्ट नाइट 21 भी है, ओके। और वरुणा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक आर्मी एक्सरसाइज है जिसका नाम है शक्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं जो कि रिलेटेड है आर्मेनियन जीनोसाइड के बारे में। क्या है आर्मेनियन जीनोसाइड, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले कंटेस्ट देख लेते हैं। देखिए 1915 में क्या हुआ था, आर्मेनियन जीनोसाइड हुआ था, जहां पर जो तुर्क्स थे, ऑटोमन तुर्क्स हुआ करता था, जो टर्की था, उन्होंने एक जीनोसाइड का एक्ट किया था जहां पर बहुत सारे आर्मेनियंस को, ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन आर्मेनियंस को मार दिया गया था, ठीक है। तो ये जो पूरा इंसिडेंट था, इसे जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने ऑफिशियली मास किलिंग डिक्लेयर कर दिया है। देखिए अब यहां से मुझे एक आर्टिकल याद आता है जो हमने कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया था, जहां पर हमने क्या डिस्कस किया था, रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया था, ओके। यूएसए के द्वारा उस रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स को बताया गया था और इंडिया जो है काफी नीचे रैंकिंग थी उसमें, ओके। अब वहां पर एक स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया था
कि सर आप तो ऐसा बोल रहे हो कि जैसे कि यूएसए जो है वो सेवियर है वर्ल्ड का, या फिर यूएसए जो है क्या करता है, डोमिनेट करता है वर्ल्ड को, और इंडिया इसकी जो रिपोर्ट है वो क्वेश्चनेबल है। तो बिल्कुल सही आपने बोला, इसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो क्वेश्चनेबल हो सकती हैं, और यूएसए जो है वो डोमिनेट नहीं करता है वर्ल्ड को, या फिर वो हमारा सेवियर नहीं है। हमें यूएसए से जानने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, लेकिन देखिए मैटर ये है ना कि मैं आप लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं करता हूं। उस रिपोर्ट में मैंने कहीं पर भी अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने नहीं रखा। जो भी बातें उस रिपोर्ट में थी वो एज इट इज मैंने आप लोगों के सामने रख दी। ठीक है, उस रिपोर्ट में इंडिया का क्या स्टैंड था, कौन से रैंक इंडिया ने हासिल की है, उसके साथ साथ उसमें किन बातों को पॉइंट आउट किया गया जिसके कारण इंडिया की जो रिपोर्ट है, जो रैंक है वो काफी नीचे है, और इसके साथ साथ क्या सॉल्यूशंस वगैरह बताए गए हैं, वो सारी जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने उस रिपोर्ट के आपके सामने रखे थे। ठीक है, मेरा कोई भी खुद से पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर नहीं रहता है। तो इस बात को याद रखिएगा, मैं कभी किसी और कंट्री को सपोर्ट क्यों करूंगा, इंडिया जब ऑलरेडी मेरी कंट्री है तो, है ना। इस बात को ध्यान में रखा करो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे आर्मेनियन जीनोसाइड के बारे में। यूएसए ने क्या किया है, इसे एक जीनोसाइड डिक्लेयर कर दिया है, मास किलिंग डिक्लेयर कर दिया है। ओके, क्या बैकग्राउंड है तो हम डिस्कस कर चुके हैं। 1950 ये टाइम पीरियड वो था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही आर्मेनियन जीनोसाइड किया गया था ऑटोमन एम्पायर के द्वारा। टर्की ने क्या रिस्पॉन्स किया, तो देखिए टर्की ने बिल्कुल ये बात पहले भी एक्सेप्ट की है कि ये जो मास किलिंग हुई थी वो गलत थी, इलीगल था, बट उन्होंने इसे जीनोसाइड डिक्लेयर नहीं किया था। अगर जीनोसाइड वो डिक्लेयर कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, वहां पर लीगल इंप्लीकेशंस हो जाएंगे। ओके, उन्हें फंड वगैरह देना होगा, अपोलोजाइज करना होगा, तो ये सारी एक्टिविटी टर्की ने नहीं की थी। हाँ, उन्हें खेद था इस बात का, जैसे कि यूएसए को खेद रहता है ना कि जापान में जो बॉम्ब गिरे उसके लिए हमें खेद है। ओके, या फिर वियतनाम में जिन लोगों की जान गई वो कोलेटरल डैमेज था। अब यूएसए खुद बहुत चालाक कंट्री है, वो कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑलराइट, जैसे कि जापान में जो हुआ वो हीनियस क्राइम था। जापान में जो बॉम्ब गिराए थे ना उन्होंने, वो हीनियस क्राइम था। क्यों? क्योंकि वॉर जब भी लड़ी जाती है वो दो देशों की आर्मी के बीच में होती है, कभी भी सिविलियन का उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ओके, जब मासूम लोगों की जान जाती है वो एक हीनियस क्राइम है, इट इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। यूएसए उसमें कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकता, बट स्टिल यूएसए है, पावरफुल कंट्री है, वो कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया कि जो क्राइम हुआ वो गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बॉम्ब वगैरह नहीं गिराए जाने चाहिए, तो वो सारी पॉइंट भी वो पॉइंट आउट करते हैं। उन्होंने वहीं तुरंत जाकर क्या किया, जो वियतनाम में थे, वियतनाम में भी जाकर उन्होंने सिविलियंस को मारा। उसे वो लोग क्या बोलते हैं, कोलेटरल डैमेज बोलते हैं। ओके, उसे कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो चलता रहता है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है। हम आगे भी देखते रहेंगे। यूएसए अपने आप को सेवियर दिखाने की कोशिश करता है, हम उसे सेवियर नहीं मानते। ठीक है ना, पॉइंट स्टैंड क्लियर होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर क्या रीजंस थे, तो देखिए रीजंस अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आर्मेनियन और तुर्किश का जो वॉर है, ओके, जो उनकी टसल है वो काफी पहले से ही चल रही थी। इसकी शुरुआत जो है वो 19th सेंचुरी में ही हो जाती है। 19th सेंचुरी में क्या होता है, टर्किश जो ऑटोमन एम्पायर है वो वीक होने लग जाता है, और आर्मेनियंस जो धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं और उन्हें एज अ सब्स्टिट्यूट देखा जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, एक ट्रीटी ऑफ बर्लिन कंडक्ट कराई जाती है, जहां पर क्या किया जाता है, ऑटोमन के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, ऑटोमन एम्पायर के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि वो क्या करें, टू इनिशिएट रिफॉर्म्स। ठीक है ना, अपने एरिया में रिफॉर्म्स करें in the provision inhabited by Armenians and guarantee their security against the Circassian and Kurds. Alright, तो ये पूरा मैटर था। ओके, एट द एंड तुर्क्स जो होते हैं वो उनकी डिफीट हो जाती है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब वो जर्मनी का साइड लेते हैं। ठीक है, और ये जो उनकी डिफीट होती है उसे वो आर्मेनियंस के ऊपर डाल देते हैं कि आर्मेनियंस ने हमें धोखा दे दिया, उन्होंने ट्रेचरी की, इसी के कारण हमारी डिफीट हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज से रिलेटेड। क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है सेंट्रल को ये डायरेक्ट किया है कि आप जो चेयरमैन की और उसके जो अदर मेंबर्स हैं, ठीक है, किसके, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के, ओके, उन पोस्ट को आप जल्द से जल्द भरें। ठीक है, वो वैकेंट है अभी, उनके पोस्ट पर जल्द से ज्यादा आप किसी का अपॉइंटमेंट करें, और टाइम पीरियड क्या बताया गया, 31 जुलाई 2021 से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जेनेसिस कैसे होता है, यानी कि ये जो कमीशन है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आती है। तो देखिए 1978 में क्या होता है, माइनॉरिटीज कमीशन को बनाया जाता है
इस कमीशन को पहले किस मिनिस्ट्री के अंडर रखा जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। सेपरेटली इंडिपेंडेंट ऑफिस नहीं होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर इस बॉडी को, माइनॉरिटी कमीशन को रखा जाता है। 1984 में क्या किया जाता है? इस माइनॉरिटी कमीशन को उठाकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर में डाल दिया जाता है। ओके, फिर एक इंपॉर्टेंट चेंज आता है जहां पर 1992 में एक एक्ट पास किया जाता है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992, जिसके अकॉर्डिंग एक सेपरेट बॉडी को स्टैब्लिश किया जाता है जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, और उसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया जाता है। याद रखो, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनॉरिटीज क्या होती हैं? देखिए, माइनॉरिटीज यानी कि जिनका नंबर कम है। सिंपल सी भाषा में समझ के चलिए, इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन में हिंदूज का नंबर काफी ज्यादा है, तो वो मेजोरिटी कम्युनिटी होगी। बाकी सारी जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनका नंबर, सिख हो गया, मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ये सभी क्या है? ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, इनका नंबर काफी कम है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन कौन सी माइनॉरिटी कमिटीज को दर्जा दिया, कौन कौन सी कम्युनिटीज को माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है? तो देखिए, इसमें मुस्लिम्स हैं, ठीक है, क्रिश्चियंस हैं, सिख है, बुद्धिस्ट है, और कौन है? हमारे पारसीज हैं। ओके, 5 कम्युनिटीज को इसमें दर्जा दिया गया था। 2014 में जैन को भी माइनॉरिटी कमिटीज के अंदर डाल दिया गया। पहले जैन जो है वो हिंदूज के अंदर ही कंसिडर किए जाते थे। ऑलराइट, चलिए कंपोजिशन की बात करें, यानी कि कौन कौन इसके मेंबर होते हैं, तो एक चेयरमैन होता है, ठीक है, एक वाइस चेयरमैन होता है, और 5 अदर मेंबर्स होते हैं, और सभी के सभी, चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, या फिर 5 मेंबर हो, सभी के सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज से ही होनी चाहिए। टोटल कितने हो गए? 7 मेंबर हो गए। ओके, किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। टेन्योर कितने साल का होता है इनका? तो ये 3 ईयर्स के लिए इनका टेन्योर होता है। ओके, 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। फंक्शंस की बात करें तो बेसिक फंक्शंस होते हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके डेवलपमेंट के लेकर काम करते हैं, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उसको सेफगार्ड करने का काम करते हैं, और रिकमेंडेशन देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्या किया जा सकता है इनके बेटरमेंट के लिए। इसके साथ साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कम्युनिकल राइट्स वगैरह हो जाते हैं, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। माइनॉरिटी ये जो कमीशन है उसको इन्वेस्टिगेट करने का भी काम करती है। इसके साथ साथ कुछ लीगल प्रोविजंस हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एट प्रेजेंट कितनी है? तो 6 कम्युनिटीज हैं इसके अंदर, ठीक है, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन। 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज को स्टेटस दिया गया है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है टर्म। ओके, कहीं पर भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 2 कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। एक है हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ऑलराइट, ये सिर्फ 2 ही माइनॉरिटीज कम्युनिटी हैं जिन्हें माइनॉरिटी कंसिडर किया जाता है, लिंग्विस्टिक के आधार पर और उनके रिलीजन के आधार पर। चलिए आगे बढ़ा जाए, फिर डिस्कस करते हैं महावीर जयंती के बारे में। कंटेस्ट ये है कि रिसेंटली हमने महावीर जयंती सेलिब्रेट किया 25 अप्रैल 2021 को, और इसी के मौके पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ग्रीटिंग्स दी। जितनी भी जैन कम्युनिटी हैं उन्हें महावीर जयंती जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जैन कम्युनिटीज का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है, महावीर जयंती है तो इस दिन क्या माना जाता है कि जो महावीर है उनका जन्म हुआ था इस दिन पर। ऑलराइट, महावीर जो है वो क्या, कौन हुआ करते थे? तो वो 24th तीर्थंकर थे महावीर के, सॉरी माफ कीजिएगा, जैन कम्युनिटीज के 24th तीर्थंकर थे। ऑलराइट, इनके पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। ऑलराइट, और पार्श्वनाथ जो है वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर पहले हुआ करते थे महावीर के। ऐसे कंटिन्यूएशन में नहीं आए हैं कि एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, ऐसा नहीं, टाइम पीरियड रहा है इनका। ओके, अलग अलग टाइम पीरियड पर ये रहे हैं। फिर लॉर्ड महावीरा जो है उनका जन्म ऐसा कंसिडर किया जाता है जैन टेक्स्ट के आधार पर कि 13th डे ऑफ द ब्राइट हाफ ऑफ द मून इन द मंथ ऑफ चैत्रा। ऑलराइट, याद रखने की जरूरत नहीं है, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो जिस कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्च या फिर अप्रैल में माना जाता है। ठीक है, सेलिब्रेशन कैसे किया जाता है महावीर जयंती को? तो देखिए, एक रथ यात्रा निकाली जाती है। ओके, इसके साथ साथ क्या किया जाता है? एक सेरेमोनियल बाथ लिया जाता है। ठीक है, उस सेरेमोनियल बाथ को क्या बोलते हैं? अभिषेका, अभिषेक बोला जाता है। जो इंग्लिश होते हैं वो अभिषेका प्रोनाउंस करते हैं उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लॉर्ड महावीरा के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो है वो कहां पर हुआ था? तो किंग सिद्धार्थ, वो कुंडा ग्राम के किंग हुआ करते थे, किंग सिद्धार्थ, उनके घर में हुआ था। इनकी माता का नाम था त्रिशाला, पिता का नाम था सिद्धार्थ। ऑलराइट, जो इनकी माता थी त्रिशाला जी, वो लिच्छवी प्रिंसेस हुआ करती थी। ओके, इनका जन्म कब हुआ था? तो
40 BC के अराउंड इनका जन्म हुआ था। किंगडम कौन सी थी इनकी? तो वजी किंगडम, ओके, जो आज का हमारा वैशाली है बिहार में, वो कंसिडर किया जाता है। ऑलराइट, चलिए इसके बाद फिर वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे? तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी से वो बिलोंग किया करते थे। इनको नाम दिया गया वर्धमान। वर्धमान का मतलब होता है वन हु ग्रोज, जो लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन फिर क्या होता है, ये अपनी जो रॉयल्टी है उसको त्याग कर देते हैं एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में। ये क्या कर देते हैं, अपनी सांसारिक जीवन का त्याग कर देते हैं और कावल्या को अपना लेते हैं। ठीक है, यानी कि सन्यासी भरा जीवन जीना स्टार्ट कर देते हैं। कावल्या यानी कि क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि इनको नॉलेज मिल जाता है। किस एज में? 42 एज में। ठीक है, 30 साल में त्याग कर दिया, 12 साल बढ़िया तपस्या की, योगा किया, मेडिटेशन वगैरह किया, और एट द एज ऑफ 42 इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, महावीर ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स को सिखाया लोगों को? तो अहिंसा, ठीक है, अहिंसा परमो धर्मा, सत्य, नॉन स्टीलिंग यानी कि अस्त्या, ठीक है, और ब्रह्मचर्य। ऑलराइट, इसके साथ साथ अपिग्रह यानी कि नॉन अटैचमेंट, अपने घर का त्याग कर देना, जितने भी अटैचमेंट है उनका त्याग कर देना। ऑलराइट, ये टीचिंग्स महावीर ने दी थी लोगों को। ठीक है, और इन्हीं की जो टीचिंग्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है? जैन अगमास बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर महावीरा जो है वो कौन सी लैंग्वेज का यूज किया करते थे, या फिर जो इनके फॉलोअर्स थे वो कौन सी लैंग्वेज का यूज किया करते थे? वो प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया करते थे। ऑलराइट, महावीरा की डेथ हो जाती है जब इनकी एज कितनी थी? 72 एज के ये थे। 1468 में इनकी डेथ हो जाती है। कहां पर होती है? तो पावापुरी, जो कि राजगीर इन बिहार है। ओके, वहां पर इनकी डेथ हो जाती है। चलिए जैनिज्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैनिज्म जो है, जिसका मतलब होता है जिना, मतलब उस वर्ड से आता है। जैनिज्म को जो मतलब होता है वो जिना शब्द से आता है। जिना का मतलब होता है कॉन्करर। ठीक है, टोटल अगर हम बात करें तो तीर्थंकर जो होते हैं वो कौन होते हैं? जो हम बोल सकते हैं स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, जैसे कि महावीर थे, ठीक है ना, परशुनाथ थे, ये सारे क्या थे? इनके तीर्थंकर थे। इन्हें क्या बोला जाता है? इसका मतलब होता है फॉर्ड मेकर। ओके, द वन हु इज एबल टू फॉर्ड द रिवर टू क्रॉस बियॉन्ड द परपेचुअल फ्लो ऑफ द अर्थली लाइफ। ठीक है, जो इस भव सागर को पार करके उस लाइफ से दूसरी लाइफ में पहुंच जाए। ठीक है, जैनिज्म की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट जो मेन इंफेसिस दिया जाता है वो अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस के ऊपर दिया जाता है। ऑलराइट, 5 महावर्तन्स हैं। ठीक है, जैनिज्म के जो 5 शब्द हैं हम ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुके हैं। अहिंसा, सत्य, नॉन स्टीलिंग यानी कि आचार्य या फिर अस्त्या, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनमें से ये जो 4 हैं वो ऑलरेडी पहले से चले आ रहे थे। महावीरा ने क्या किया? ब्रह्मचर्य को ऐड किया। ऑलराइट, जब वो तीर्थंकर बने तो उन्होंने ब्रह्मचर्य को ऐड किया। इसमें 3 रत्न बोले जाते हैं जैनिज्म के। ऑलराइट, इन 3 रत्नों का नाम याद कर लो। राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, यानी कि समग्र दर्शन, समग्र ज्ञाना और समग्र चरिता। ये 3 क्या बोले जाते हैं? इन्हें कंसिडर किया जाता है 3 रत्न ऑफ जैनिज्म। ऑलराइट, सारे पॉइंट्स को याद रखते चलिए। फिर है इसके बाद जैनिज्म जो है किन चीजों को आइडेंटिफाई करता है? सबसे पहले तो देयर आर नो गॉड, ये गॉड को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, ये सिर्फ जिना को मानते हैं और जिना को ये गॉड से भी ऊपर रखते हैं। ऑलराइट, फिर इसके बाद जिना कौन? जैसे कि महावीर, वो एक जिना हुए। ओके, फिर इसके बाद वर्ण सिस्टम को वो कंडेम्ड नहीं करते हैं। ये डिफरेंस है बुद्धिज्म में और जैनिज्म में। जैनिज्म वर्ण सिस्टम को कंडेम्ड नहीं करता है, बुद्धिज्म वर्ण सिस्टम को कंडेम्ड करता है। एक क्वेश्चन यहां से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताइएगा सोल के बारे में, आत्मा के बारे में बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या बोलता है? ठीक है, दोनों ही अलग अलग बातें बोलते हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म सोल को लेकर। या फिर हम बोल सकते हैं से रीबर्थ के बारे में। रीबर्थ के बारे में क्या बोला जाता है बुद्धिज्म के द्वारा और जैनिज्म के द्वारा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बुद्धिज्म के 2 इंपॉर्टेंट सेक्ट होते हैं। 2 इंपॉर्टेंट सेक्ट यानी कि 2 अलग अलग प्रिंसिपल जैनिज्म के डिवाइड हो जाते हैं। 2 अलग अलग आइडियोलॉजीज को बुद्धिज्म के लोग फॉलो करने लग जाते हैं। पहले होते हैं हमारे श्वेतांबर, जो कि क्या करते हैं? आपको व्हाइट क्लोथ्स में दिखाई देते हैं, श्वेतांबर। ठीक है, इसके बाद होते हैं हमारे दिगंबर्स, जो कि एकदम नेकेड होते हैं और कोई कपड़े वगैरह को यूज नहीं करते हैं, किसी प्रकार के क्लोथ्स का वो यूज नहीं करते हैं। जो श्वेतांबर को फॉलो करते हैं, जो श्वेतांबर सेक्ट से बिलोंग करते हैं, वो स्थलबाहु को मानते हैं। ओके, उनकी लीडरशिप के अंडर में वो रहते हैं। और दिगंबर जो होते हैं वो ब्रद्धबाहु की लीडरशिप को मानते हैं। ऑलराइट, एक्चुअली स्टोरी ऐसी है कि क्या होता है, मगध में क्या होता है ना, फेमाइन आता है।
मगध में फेमाइन आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस एरिया को छोड़कर साउथ इंडिया में चले जाते हैं ब्रद्धबाहु की लीडरशिप में। ओके, जब ब्रद्धबाहु फेमाइन खत्म हो जाता है और जब ये वापस से नॉर्थ इंडिया में आते हैं, तब ये क्या पाते हैं कि यहाँ के जो जैनिज्म है उन्होंने क्या किया है, जो जैन हुआ करते थे उन्होंने थोड़ी सी अपनी लाइफ को ईज डाउन कर लिया है, कपड़े वगैरह वो पहनना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये एक पॉइंट रहता है जहां से ओरिजिनेशन होता है इनके दो अलग अलग सेक्ट का। ठीक है, चलिए इसके बाद नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग, ये क्या कंसीडर करते हैं कि जितने भी यूनिवर्स है हमारा पूरा, वो सभी के सभी क्या हैं, वो एनिमेटेड है, यानी कि स्टोन, रॉक्स, वाटर हुआ, जो इंसेक्ट्स हुए स्मॉल, उन सभी के अंदर लाइफ होती है। ऑलराइट, चलिए टाइम हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं इसे। जैनिज्म की टीचिंग क्या रहती है, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू द कर्मास। आपके जो कर्म होते हैं वही आपकी, देखिए मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा ना उसका आंसर आपको यहां पे मिल गया। जैनिज्म क्या करता है, रीबर्थ में बिलीव करता है, यानी कि आपके जो कर्म है उसी के अकॉर्डिंग आपका बर्थ होगा। ओके, यानी कि वर्ण सिस्टम में भी ये बिलीव किया करते थे, अगर आप निचले वर्ल्ड में पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना, लोअर क्लास में अगर आप पैदा हो रहे हैं तो आपके कर्म खराब होंगे पिछले लास्ट लाइफ के। ऑलराइट, तो इस टाइप में ये बिलीव किया करते हैं। इसके बाद एक संथारा प्रैक्टिस की जाती है, यानी कि जब जो भी व्यक्ति जैनिज्म को फॉलो करता है, जब वो अपनी लाइफ की लास्ट फेज में होता है तो वो क्या करता है, खाना पीना बंद कर देता है और फास्ट करता है अंटिल डेथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट आर्टिकल आज का डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा वेज एंड मीन्स एडवांसेस से रिलेटेड। क्या कंटेस्ट है, रिसेंट कंटेस्ट बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस मैटर को डिस्कस कर लेते हैं कि वेज एंड मीन एडवांस होता क्या है। देखिए होता क्या है कि सरकार जो है ना वो कई बार अपने खर्चे ज्यादा कर देती है। ओके, उसके खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उतनी उसकी आमदनी नहीं होती, यानी कि उसकी उतनी इनकम नहीं होती है जिससे ज्यादा वो एक्सपेंडिचर कर देता है। तो ये जो मिसमैच क्रिएट होता है ना उसके एक्सपेंडिचर और उसकी इनकम के बीच में, इस मिसमैच को बैलेंस किया जाता है आरबीआई के द्वारा। यानी कि वेज एंड मीन एडवांस क्या हुआ, इस प्रोसेस का यूज कर कर जो हमारी गवर्नमेंट होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो क्या कर सकती है, आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं जहां पर वो अपने मिसमैच को बैलेंस कर पाती हैं। ओके, इस को इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 में। ओके, टू मीट द मिसमैचेस आरबीआई क्या करता है, इमीडिएट कैश दे देगा। अगर आपको आज पैसों की जरूरत है तो तुरंत के तुरंत आपको पैसा आज मिल जाएगा, लेकिन ये जो अमाउंट है आपको 90 डेज के अंदर वापस करना होगा। ओके, 90 डेज के अंदर वापस करना होगा। क्वेश्चन अगला यहां से ये उठता है कि क्या वेज एंड मीन्स एडवांसेस के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो बिल्कुल आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो रेट चार्ज किया जाएगा वो क्या होगा, वो बैंक रेट होगा। उस रेट से, जिस रेट से क्या करता है आरबीआई, बैंक्स को लोन देता है, उसी रेट से आपको भी इंटरेस्ट पे करना होगा आरबीआई को। फॉर एग्जांपल क्या होगा अगर आप 90 डेज के अंदर रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, अगर ऐसा होता है तो ये क्या कंसीडर किया जाएगा, ये ओवरड्राफ्ट कंसीडर किया जाएगा और 2% का जो इंटरेस्ट है वो ऐड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी 4% का इंटरेस्ट रेट से आप पैसा दे रहे थे, अब आप 6% के इंटरेस्ट रेट से आपको पैसा देना होगा, एक्चुअली एक फाइन ऐड कर दिया जाएगा। ऑलराइट, कौन डिसाइड करता है वेज एंड मीन्स एडवांस की जो लिमिट है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है हमारी और आरबीआई जो होता है वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। टाइप्स की अगर हम बात करें तो देखिए दो टाइप्स के वेज एंड मीन्स एडवांस होते हैं। एक नॉर्मल होता है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, वो नॉर्मल है। एक होता है हमारा स्पेशल। स्पेशल में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो कोलेट्रल रख सकती हैं, ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उन लोग वो लोग होल्ड करते हैं, वो कोलेट्रल रख देंगे बैंक आरबीआई के पास जाकर और आरबीआई उन्हें क्या करेगा, लोन दे देगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ा जाए। सिग्निफिकेंस की बात करें तो अभी कोविड को देखते हुए क्या किया गया है, अब कंटेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। कोविड को देखते हुए क्या किया गया, आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो वेज एंड मीन्स एडवांस को कंटिन्यू करेगा एंड लिमिट ऑफ 51,000 करोड़ के अराउंड स्टेट्स और यूटीज को देगा सितंबर 2021 तक। ऑलराइट, तो अभी हेल्प हो जाएगी सरकारों की, स्टेट गवर्नमेंट की काफी ज्यादा वो सफर कर रही हैं। ओके, सो गाइज ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।